हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त अनुष्का त्रिवेदी स्वागत करती हूं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको सीडीपी और ईवीएस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूं, जिसमें मैं आपको सीडीपी के 3 चैप्टर और ईवीएस के 3 चैप्टर करवा चुकी हूं। अगर आप लोगों को उन वीडियोज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा अधिगम वक्र एवं पठार का अर्थ, चैप्टर 4। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। मैंने आपको बताया है हर वीडियो में, आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। नंबर 2 दिया गया है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। नंबर 3 दिया गया है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। नंबर 4 दिया गया है विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की समस्त क्रियाओं की चालक होती हैं। अतः पूरे समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलकर ही एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है विलियम जेम्स, नंबर 2 दिया गया है स्किनर, नंबर 3 दिया गया है एबिंगहास, नंबर 4 दिया गया है बार्टलेट। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 एबिंगहास, क्योंकि एबिंगहास मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वह है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है पूछा गया है। यह कथन किसका है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है हालिंगवर्थ, नंबर 2 दिया गया है रॉस, नंबर 3 दिया गया है स्किनर, नंबर 4 दिया गया है गेटस व अन। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 गेटस व अन। क्यों होगा? क्योंकि गेटस तथा उसके सहयोगी लेखकों ने अधिगम के वक्र को परिभाषित करते हुए लिखा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वह है, निम्न में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है मिश्रित, नंबर 2 दिया गया है लंबवत, नंबर 3 दिया गया है उन्नतोदर। मतलब इसका उन्नतोदर का मतलब होता है उत्तल, देखना लिखा भी होगा ब्रैकेट में। और नंबर 4 है नतोदर। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 लंबवत। यह क्यों होगा? क्योंकि अधिगम की गतिक प्रक्रिया को एक निश्चित पैटर्न के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया को निश्चित पैटर्न के रूप में व्यवस्थित करने को अधिगम वक्र कहते हैं। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है। हम आपको ये भी बता देते हैं अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से आप लोग लिख लेना या याद कर पाओ तो याद कर लेना। नंबर 1 है सरल रेखीय वक्र, नंबर 2 है उन्नतोदर वक्र, नंबर 3 है नतोदर अधिगम वक्र, नंबर 4 है मिश्रित अधिगम वक्र। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वह है, जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं। पूछा गया है तो उसे क्या कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है ऊर्ध्वांतरण, नंबर 2 दिया गया है क्षैतिज अंतरण, नंबर 3 दिया गया है द्विपार्श्विक अंतरण, नंबर 4 दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 द्विपार्श्विक अंतरण, क्योंकि जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त अंग की जगह पर प्रत्यारोपित कर देते हैं तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। मानव शरीर में द्विपार्श्विक अंतरण हो सकने वाले अंगों में हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, अग्नाशय तथा आँखें हैं।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वह है, यदि पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, पूछा गया है तो उसे क्या कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नंबर 2 दिया गया है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नंबर 3 दिया गया है प्रशिक्षण स्थानांतरण, नंबर 4 दिया गया है सीखना। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वह है सीखने के वक्र, पूछा गया है सीखने के वक्र क्या है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है सीखने की प्रगति के सूचक है, नंबर 2 दिया गया है सीखने की मौलिकता के सूचक है, नंबर 3 दिया गया है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, नंबर 4 दिया गया है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 सीखने की प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है। सीखना कभी एक समान नहीं होता है, कभी सीखने में अत्यधिक उन्नति होती है तो कभी सीखना मंद हो जाता है और सीखने से अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसी आधार पर अधिगम का मापन रेखा चित्र खींचा, इसे ही सीखने का वक्र कहा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वह है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, नंबर 2 दिया गया है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, नंबर 3 दिया गया है उसे दंडित करना चाहिए, नंबर 4 दिया गया है इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 उसे दंडित करना चाहिए, क्योंकि सीखने के पठार का अर्थ है सीखने में औन्नति, अर्थात जब अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता रुचि नहीं लेता या थक जाता है तो उसे अधिगम में पठार आ जाता है। अधिगम के पठार के निराकरण के लिए अधिगमकर्ता को प्रेरित प्रोत्साहित करना, अधिगम की अच्छी विधि का प्रयोग करना है। अधिगम में पठार के कारणों का अध्ययन करना चाहिए, किंतु कभी भी सीखने वाले को दंडित नहीं करना चाहिए। और इसमें यही पूछा गया था निराकरण के लिए सीखने में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी को हमें दंडित नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे क्या कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है उन्नतोदर वक्र, नंबर 2 दिया गया है नतोदर वक्र, नंबर 3 दिया गया है मिश्रित वक्र रेखा, नंबर 4 दिया गया है वक्र रेखा नहीं होती है। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 उन्नतोदर वक्र, क्योंकि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती जाती है उसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वह है सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है प्रेरणा, नंबर 2 दिया गया है सीखने का स्थानांतरण, नंबर 3 दिया गया है भग्नाशा, नंबर 4 दिया गया है चिंता। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 सीखने का स्थानांतरण। यह क्यों होगा? क्योंकि सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का किसी अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है धनात्मक स्थानांतरण, नंबर 2 है ऋणात्मक स्थानांतरण और नंबर 3 है शून्य स्थानांतरण। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है थॉर्नडाइक, नंबर 2 दिया गया है स्पीयरमैन, नंबर 3 दिया गया है जड़, नंबर 4 दिया गया है गिलफोर्ड। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 स्पीयरमैन, क्योंकि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया था। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वह है, व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है चिंतन, नंबर 2 दिया गया है स्मृति, नंबर 3 दिया गया अधिगम अंतरण, नंबर 4 दिया गया है बौद्धिक विकास। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 अधिगम अंतरण। ये क्यों होगा? क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा जब एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उस परिस्थिति को अधिगम का अंतरण कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वह है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। पूछा गया है अधिगम वक्र में पट्स के कारण बनता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है परिक्वता के कारण, नंबर 2 दिया गया है विप्रेरणा के कारण, नंबर 3 दिया गया है थकान के कारण, नंबर 4 दिया गया है विरुचि के कारण। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 थकान के कारण। मैं आपको बताया था कि अधिगम में पठार किस लिए बनता है, थकान के कारण, क्योंकि सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती है। सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है। इसका मुख्य कारण थकान है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे अधिगम के रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था बनती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है अधिगम की गति, नंबर 2 दिया गया है अधिगम अंतर, नंबर 3 दिया गया है सृजनात्मकता, नंबर 4 दिया गया है अभिरुचि। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 अधिगम अंतरण, क्योंकि दर्पण चित्त परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वह है, अधिगम का पठार है। इसमें पूछा गया है अधिगम का पठार क्या है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, नंबर 2 है अधिगम में दोष, नंबर 3 है अधिगम में की समाप्ति, नंबर 4 है अधिगम में अवरोध। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, क्योंकि अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है, अर्थात अधिगम करते समय जब हमारी सीखने की गति अचानक रुक जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वह है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम का अंतरण है। दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है ऊर्ध्व अंतरण, नंबर 2 दिया गया है द्विपार्श्विक अंतरण, नंबर 3 दिया गया है क्षैतिज अंतरण, नंबर 4 दिया गया है धनात्मक अंतरण। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 ऊर्ध्व अंतरण। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वह है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलानी सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। विकल्प है। नंबर 1 है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, नंबर 2 है ऊर्ध्व अधिगम, नंबर 3 है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, नंबर 4 है कोई भी अधिगम अंतरण का। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 ऊर्ध्व अंतरण का। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 17 करवा चुकी हूँ और मैंने उसमें आपको बताया भी था कि ये ऊर्ध्व अंतरण क्यों होगा, क्योंकि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलानी सीख रहा है उसे ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण का उदाहरण है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वह है, निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। विकल्प है। नंबर 1 है प्रेरणा की सीमा, नंबर 2 है विद्यालय का असहयोग, नंबर 3 है शारीरिक सीमा, नंबर 4 है ज्ञान की सीमा। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 विद्यालय का असहयोग, क्योंकि सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के निम्नलिखित कारण हैं। ज्ञान की सीमा, नंबर 2 है उत्साह क्रिया की सीमा, नंबर 3 है शारीरिक क्रिया की सीमा, नंबर 4 है कार्य की जटिलता। इसीलिए विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको 4 बताए हैं यही अधिगम के पठार का कारण हैं।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, वह है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है नवीन अनुभव प्राप्त करने में, नंबर 2 है व्यवहार परिवर्तन में, नंबर 3 है समायोजन में, नंबर 4 है उपर्युक्त सभी में। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 उपर्युक्त सभी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो है सीखने का स्थानांतरण है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, नंबर 2 दिया गया है सीखी गई वस्तु को संभालना, नंबर 3 दिया गया है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, नंबर 4 दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। चलिए तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को प्रश्न पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथी भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।